दोस्तों स्वागत है आज के फिल्मी सफर पर। ये कहानी अर्जेंटीनी क्राइम थ्रिलर फिल्म द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी की है। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें। फर्नांडो अराउहो एक आर्टिस्ट और एक जूडो इंस्ट्रक्टर की तरह साधारण जिंदगी जीता है, लेकिन अंदर से वह संतुष्ट नहीं है और सोचता है कि अभी भी उसकी असली मंजिल बाकी है। एक रात घर लौटते समय वह सिगरेट पीने के लिए रुकता है जब तेज बारिश हो रही थी। सिगरेट बुझाने के बाद वह पास के बैंक ऑफ रियो के पास वाली नाली में गिर जाती है। जिज्ञासा से वह नाली की ओर देखता है और अचानक उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आता है। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टाइन से मिलता है और उसे बैंक लूटने का आइडिया बताता है। सेबेस्टाइन आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसलिए वह हाइस्ट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अनुमान लगाता है कि इसके लिए गाड़ियां, औजार और बहुत सारा पैसा लगेगा। इसी वजह से फर्नांडो पैसे का इंतजाम करने के लिए अपने दूसरे दोस्त डबाउजा से मिलता है। वह सुझाव देता है कि फर्नांडो अपने चोर दोस्त मारियो से मिले। इसके बाद सीन कट होता है और हम मारियो को देखते हैं जो रात के समय एक ऑफिस में घुसकर तिजोरी से बड़ी सफाई से पैसा चुरा लेता है। इस दौरान वो जरा भी परेशान नहीं दिखता, जिससे साफ पता चलता है कि छोटे मोटे चोरी उसके लिए आम बात है। अगले दिन फर्नांडो मैरियो से एक कैफे में मिलता है और उसे अपना आइडिया बताता है। शुरुआत में मारियो रुचि नहीं लेता। अगर यह हाई सफल हो गया, उसे जिंदगी में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फर्नांडो उसे बैंक के पास उसी जगह ले जाता है और मेन होल के अंदर टेप डालकर दूरी नापता है। फिर वह मारियो को नाली के अंदर ले जाता है और टेप का निचला सिरा ढूंढकर बताता है कि वे सिर्फ 18 मीटर दूर हैं करोड़पति बनने से। अगले सीन में फर्नांडो, मारियो और डेबाउजा मिलकर इस हाइस्ट की आगे की योजना पर चर्चा करते हैं। वे बैंक में सुरंग खोदकर घुसने की योजना बनाते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि अंदर के सभी कमरों में मोशन सेंसर लगे होते हैं। इस पर फर्नांडो बताता है कि मोशन सेंसर तापमान के बदलाव को पकड़ते हैं, इसलिए उसने स्लीपिंग बैग से बना एक खास सूट तैयार किया है। अब सिर्फ एक दिक्कत बचती है, बैंक का वॉल्ट कैसे खोला जाए। अगले दिन वे बैंक की और जानकारी जुटाने का निर्णय लेते हैं। फर्नांडो बैंक की पार्किंग की तस्वीरें खींचता है जो इमारत के पीछे स्थित है और फिर सेबेस्टियन के साथ अंदर जाता है। सेबेस्टियन नया अकाउंट खोलने का नाटक करता है, जबकि फर्नांडो फ्लोर की तस्वीरें लेता है, लेकिन जल्द ही सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और बेसमेंट में पूछताछ के लिए ले जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह होती है कि यह सब फर्नांडो की योजना का हिस्सा था। इसी बहाने वह सेफ डिपॉजिट बॉक्स वाले कमरे को ध्यान से देख लेता है। सुरक्षा गार्ड उसके सभी सामान, यहाँ तक कि कैमरा भी चेक करते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि फर्नांडो पहले ही कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर छुपा चुका था। इसके बाद फर्नांडो और सेबेस्टियन तस्वीरों और याददाश्त के सहारे बैंक का फ्लोर प्लान बनाते हैं। फर्नांडो एक नई योजना तैयार करता है जिसमें वे छोटे कमरे से बैंक में घुस सकते हैं। फिर वे मेन होल से बैंक तक की दूरी साइकिल के जरिए नापते हैं। टायर के घूमने की संख्या गिनकर अगले दिन फर्नांडो ज्योमेट्री की मदद से यह को निकालता है कि किस दिशा और गहराई में सुरंग खोदनी होगी ताकि बैंक तक पहुंचा जा सके। यह भी सामने आता है कि जो पैसा वे चुराने वाले हैं वह इंश्योर्ड है। उस रात फर्नांडो और बाकी लोग नाली में उतरकर सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। अगले दिन वे अल्बर्टो नाम के एक नए आदमी को टीम में शामिल करते हैं, जिसका काम भागने के लिए गाड़ी तैयार रखना है। अब भी उनके सामने एक मुश्किल है, बैंक के 400 लॉकर खोलना। वे शुरुआत में ब्लो टॉर्च का विचार करते हैं, लेकिन हर बॉक्स खोलने में 1.5 मिनट और कुल 7 घंटे लगेंगे। तब फर्नांडो सुझाव देता है कि किसी और ब्रांच में लॉकर किराए पर लेकर उसकी संरचना को ध्यान से समझा जाए। अगले ही दिन मारियो उसी बैंक की दूसरी शाखा में जाकर एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लेता है और खोलते समय ताले को बारीकी से देखता है। इसके बाद मारियो और उसका साथी एक वैन चुराते हैं जिसे भागने के लिए इस्तेमाल करना था। तभी पुलिस वहां आ जाती है। दोनों घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी अल्बर्टो और उसकी पत्नी बाहर आते हैं और पुलिस अधिकारी को बताते हैं कि ये उनके दोस्त है। टीम सुरंग खोदना जारी रखती है, लेकिन एक दिन ड्रिल टूट जाती है। फर्नांडो इसे हल्के में लेकर नई ड्रिल खरीदने की बात करता है, लेकिन मारियो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पहले ही इस काम में बहुत पैसा लगा चुका था। उसी रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। दोनों तारों को देखते हुए बातें करते हैं कि कैसे हम तारों को वैसे देखते हैं जैसे वे सालों पहले थे, क्योंकि उनकी रोशनी को
धरती तक पहुंचने में समय लगता है, यानी हमें लगता है कि वे मौजूद है लेकिन वे शायद अब नहीं है। इसी सोच से अचानक फर्नांडो को एक आइडिया आता है। वह तुरंत मारियो के घर पहुंचता है। फर्नांडो से बताता है कि उसने हल ढूंढ लिया। बैंक तब भी सुरक्षित है जब वह खुला होता है और जब बंद है तब भी। तो दोनों स्थितियों में सुरक्षा के अलग अलग तरीके होते हैं। बैंक के पास नकदी चोरी रोकने के लिए सख्त इंतजाम है और सुरंग में घुसपैठ रोकने के लिए और भी अच्छे उपाय, लेकिन दोनों चीजें अगर एक साथ रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए फर्नांडो का प्लान यह है कि वे बैंक में कामकाजी समय में सामने के दरवाजे से घुसे जब वॉल्ट पहले से ही खुला होगा। इस तरह न अलार्म बजेगा और न ही मोशन सेंसर काम करेगा। इससे पुलिस को यही लगेगा कि ये कोई छोटे मोटे चोर हैं। फर्नांडो चाहता है कि सबको ये यकीन हो जाए कि वे सामने के दरवाजे से निकलने वाले हैं, ताकि किसी को भी सुरंग के बारे में शक न हो। इसके बाद सीन बदलकर हाइस के दिन पर आ जाता है। सभी लोग अपनी उंगलियों पर ग्लू लगाते हैं ताकि फिंगरप्रिंट न छूटे। सेबेस्टियन को नाली के रास्ते बैंक के नीचे भेजा जाता है, जबकि फर्नांडो और बाकी साथी भेष बदलकर बैंक में घुसते हैं और फिर मास्क पहन लेते हैं। थोड़ी देर बाद मारियो और डेबाउजा ऊपर की मंजिल पर जाते हैं, जबकि फर्नांडो और अल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर पर कब्जा कर लेते हैं। को जमीन पर लेटने का आदेश देते हैं। सीसीटीवी रूम में एक सिक्योरिटी गार्ड यह सब देख लेता है और वो तुरंत पुलिस को अलर्ट करता है। तभी पता चलता है कि फर्नांडो वॉकी टॉकी से पुलिस की बातचीत सुन रहा है। मारियो कैशियर को आदेश देता है कि वह पैसों को बैग में भरे, जबकि अल्बर्टो जाकर पार्किंग गेट को बंद कर देता है। आखिरकार पुलिस बैंक के बाहर पहुंच जाती है। ये देखकर फर्नांडो एक आम नागरिक को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश की तो वह उस आदमी को मार देगा। यह सुनते ही मारियो भी एक महिला को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और सीसीटीवी रूम में बैठे सुरक्षा गार्ड को आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। गार्ड मजबूरी में मान जाता है और मारियो उसका मैगजीन और मोबाइल फोन छीनकर उसे बाहर छोड़ देता है। इसके बाद टीम बैंक के सभी कैमरे बंद कर देती है। फर्नांडो एक छोटे कमरे में जाता है और वहां रखा कैबिनेट हटाता है। दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार तोड़कर सुरंग से बैंक में घुसता है। फिर दोनों कार से सामान लाते हैं और वॉल्ट की तरफ जाते हैं, जहां वे मशीन असेंबल करना शुरू करते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन ने एक खास मशीन बनाई थी जो सिर्फ 7 सेकंड में ताले तोड़ सकती है। इसके बाद सभी अपनी अपनी घड़ियों पर टाइमर सेट करते हैं और फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर खोलना शुरू कर देते। इसी बीच बाहर पुलिस, मीडिया और बंधकों के रिश्तेदार जमा हो जाते हैं। पुलिस कप्तान सुरक्षा गार्ड से बात करता है और अंदर की स्थिति के बारे में जानकारी लेता है। उधर जब फर्नांडो और सेबेस्टियन लगातार लॉकर तोड़ रहे थे, तभी अचानक उन्हें छत पर पुलिस के चढ़ने की आवाज सुनाई देती है। तभी मारियो के पास कप्तान का फोन आता है जो उसने गार्ड से छीना था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फर्नांडो ने इस स्थिति के लिए भी तैयारी कर रखी और मारियो को बातचीत और नेगोशिएशन की ट्रेनिंग दी थी। वर्तमान में लौटते हुए मारियो कप्तान से बात करता है और धमकी देता है कि अगर पुलिस ने छत से अपनी फोर्स नहीं हटाई तो वह बंधकों को मार देगा। कप्तान मजबूरी में सहमत हो जाता है, लेकिन चुपके से सामने वाली इमारत पर 2 स्नाइपर तैनात कर देता है। फिर वो मारियो से उनकी मांगे पूछता है। मारियो कहता है कि वह जिला अटॉर्नी से बात करना चाहता है। कप्तान मान जाता। इस बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन पहले ही कई लॉकर खोल चुके थे और उनके हाथ भारी मात्रा में नकदी, सोना और कीमती गहने लग जाते हैं। बाहर पुलिस स्थिति का मुआवजा करती है। उनके पास बैंक में घुसने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, मेन गेट और पार्किंग लॉट, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बंधक कहाँ रखे गए हैं। पुलिस यह भी मान लेती है कि यह बस एक साधारण डकैती का प्रयास है। कुछ देर बाद कप्तान फिर से मारियो को कॉल करता है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। वह कहता है कि अब तक चोरों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए अगर वे हार मान लेते हैं तो उन्हें हल्की सजा मिल सकती है। कप्तान यहाँ तक कहता है कि वह उनके लिए वकील का इंतजाम कर देगा। उधर फर्नांडो और सेबेस्टियन लगातार लॉकर तोड़ते हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला बंधक का फोन बजने लगता है और मारियो को पता चलता है आज उसका जन्मदिन है। मारियो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और एक अन्य बंधक से चॉकलेट लेकर उसे भेंट करता है। स्नाइपर्स ये सब देखते हैं और जानकारी कप्तान तक पहुंचाते हैं। इसी दौरान जिसे ये जानकर हैरानी होती है, इसी दौरान मारियो उस महिला को जन्मदिन के तोहफे के रूप में रिहा कर देता है। फिर वह खिड़की के पास जाकर कप्तान से कहता है कि उसने 15 साल जेल में बिताए हैं और तब भी आत्मसमर्पण करेगा जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसे हल्की
की सजा की गारंटी दे। यह सुनकर कप्तान स्नाइपर को गोली चलाने से रोक देता है और मारियो खिड़की से हट जाता है। असल में वह ये जांच रहा था कि पुलिस उसे गोली मारेगी या नहीं। जल्द ही डीए मौके पर पहुंचता है और मारियो से बात करता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि मारियो उसे गालियां देता है और बात करने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह सिर्फ अपने वकील से बात करेगा। जब कप्तान उससे वकील का नंबर पूछता है तो मारियो एक बंधक को फोन नंबर दे देता है। फिर वह अपनी आवाज बदलकर डीए से नकली वकील बनकर बात करता है और अपने साथियों के लिए समय खरीद लेता है। इसके बाद मारियो सभी बंधकों को पहली मंजिल पर ले जाता है, जबकि फर्नांडो और बाकी साथी चोरी किया हुआ सामान सुरंग से बाहर निकालना शुरू कर देते। तभी कप्तान को मेन होल दिखता है और उसे एहसास होता है कि चोरों ने भागने के लिए एक और रास्ता ढूंढ लिया है। इसी बीच सारा लूट का सामान नावों पर लादने के बाद फर्नांडो बैंक के वॉल्ट में सभी हथियार छोड़ देता है ताकि पुलिस को लगे कि वे वही हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वे हथियार असली नहीं बल्कि बच्चों के खिलौने थे, क्योंकि फर्नांडो कभी नहीं चाहता था कि किसी आम आदमी को नुकसान पहुंचे। आखिरकार मारियो बंधकों को पहली मंजिल पर छोड़कर फर्नांडो के साथ छोटे कमरे में जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, डरे सहमे बंधक अपने फोन उठाकर बाहर अपने रिश्तेदारों को कॉल करने लगते हैं। उधर कप्तान एक टुकड़ी को सीवर में भेजता है और दूसरी को सामने के दरवाजे से बैंक के अंदर। फर्नांडो और मारियो जल्दी से सुरंग से जुड़े सारे सबूत मिटाकर बाकी साथियों के साथ नाव पर चढ़ जाते हैं। एक और फ्लैशबैक में पता चलता है कि फर्नांडो ने यह संभावना भी सोच रखी थी कि पुलिस सीवर तक पहुंच जाएगी, इसलिए पहले ही उन्होंने एक डैम बना दिया था जिससे पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वे मोटर बोट से उल्टी दिशा में निकल सके। कप्तान छोटे कमरे तक पहुंचता है और आखिरकार सुरंग के मुहाने तक पहुंच जाता है जहां एक बम लगा होता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि बम और सारे हथियार नकली हैं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी है, चोर तो भाग चुके हैं। फिर वे अल्बर्टो के घर पहुंचते हैं और लूट का सामान आपस में बराबर बांट लेते हैं। कई महीने बीत जाते हैं और सब लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय जीते नजर आते हैं, लेकिन एक दिन अल्बर्टो की पत्नी उसे धोखा देते हुए पकड़ लेती है। गुस्से में वो पुलिस को सूचना देती है और बताती है कि अल्बर्टो इस बैंक डकैती का हिस्सा था। इसके चलते धीरे धीरे पूरे गैंग के सभी सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर कहानी 7 महीने आगे बढ़ती है। फर्नांडो जेल से रिहा होता है और बाहर उसका स्वागत मारियो अपनी लग्जरी कार में करता है। यहाँ खुलासा होता है कि फर्नांडो ने इस संभावना के लिए भी तैयारी कर रखी थी, अगर वह पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। उसी ने खिलौना हथियारों का सुझाव दिया था ताकि किसी को नुकसान न हो और उन्हें हल्की सजा मिले। इसके अलावा फर्नांडो और उसके साथी लूट का बड़ा हिस्सा अपने पास रखने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बैंक लॉकरों में रखे पैसे और सामान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखता था। बैंक का अनुमान था कि लॉकरों में $25 मिलियन नकद और ज्वेलरी रखी थी, लेकिन पुलिस सिर्फ $1.17 मिलियन और 8 किलो सोना चांदी ही बरामद कर पाई। इन लोगों का कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से पुलिस चोरों को मामूली सी सजा देकर छोड़ देना पड़ा। कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।